चलिए दोस्तों, स्टार्ट करा जाए आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस को खत्म करेंगे और लगभग लगभग हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 पॉइंट हमें कवर करने हैं और कुछ केस स्टडीज भी है, वो भी मुझे आपको आज की क्लास के अंदर कवर करानी है। प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने केस स्टडी डिस्कस करी थी 2, आज की क्लास के अंदर भी हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। एंड जो तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, तीसरा पॉइंट का हमारा जो नाम है वो है, तीसरे पॉइंट का जो हमारा नाम है वो है प्रॉमिस टू पे टाइम वैरिड डेप्ट सेक्शन 25 सब सेक्शन 3। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इस वाले पॉइंट को। मान लो दोस्तों, मिस्टर मोहन ने मिस्टर सोहन से पैसे लिए। मिस्टर मोहन ने सोहन से पैसे लिए उधार पर। ₹10,000 लिए और मिस्टर मोहन ने मिस्टर सोहन से कहा कि ये पैसे मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर पे कर दूंगा। प्रॉमिस टू पे विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर ये अमाउंट मैं आपको पे कर दूंगा। मिस्टर सोहन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये पे कर देना मुझे 1 साल के अंदर अंदर। अब 1 साल बीत गया, मिस्टर सोहन भूल गए कि इनको मोहन से पैसे भी लेने हैं। हो जाता है कभी कभी, 1 साल हो गया, 1 साल का पीरियड है, कब दिया था, 1 साल बीतने को आया है, याद ही नहीं किसको पैसे दिए। 1 साल का पीरियड बहुत ज्यादा होता है, ये भूल गया, मिस्टर सोहन भूल गया भैया कि पैसे लेने हैं। 1 साल इसने भी चालाकी दिखाई, मोहन ने कह रहा है एक इंसान पैसे लेके भूल गया है तो भूल जाने दो, क्योंकि हमें तो देना है और जितना भूल जाए उतना ठीक रहता है हमारे लिए। तो मिस्टर मोहन ने भी पैसे इनको नहीं दिए। इनको पता था कि 1 साल बाद मिस्टर सोहन को पैसे देने हैं, मिस्टर सोहन भूल चुके हैं तो इन्होंने भी नहीं दिए। 1 साल से 2 साल हो गए, 2 साल से 3 साल हो गए। 3 साल खत्म होने के बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल खत्म होने के बाद मिस्टर सोहन को यह याद आता है कि अरे मुझे तो पैसे लेने थे सोहन से। चलो, सोहन भागता हुआ गया मिस्टर मोहन के पास, कह रहा भाई मुझे पैसे दो। मिस्टर मोहन कह रहा मैं नहीं देता, 3 साल हो गए, 1 साल बाद बोला था लेने को, अब तुमने आए नहीं 1 साल में, मैंने तो पैसे रखे हुए थे, तुम आए नहीं इसलिए मैंने लिया। अब 3 साल बाद तो ना, कहां से लाऊं पैसे, अब मेरे पे है ही नहीं पैसे, मैं कहां से दूं। मिस्टर सोहन कह रहा है नहीं भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, मैं केस कर दूंगा। कह रहा कर दे। तो मिस्टर सोहन ने धमकी दी मैं केस कर दूंगा, उसने कहा कर दे। अब बताओ, यहां पर मिस्टर सोहन केस नहीं कर पाएंगे, लीगली इससे पैसा नहीं ले पाएंगे, लीगली पैसा नहीं ले पाएंगे, लीगली पैसा नहीं ले पाएंगे, ये केस करके पैसा नहीं ले पाएंगे। सर क्यों? दोस्तों हमारा एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट। वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, पैसे देने की ड्यू डेट विद इन 3 ईयर हो, मतलब आप अपना पैसा 3 साल के अंदर अंदर रिकवर कर लो। अगर आपने अपना पैसा 3 साल के अंदर अंदर रिकवर नहीं करा तो वो टाइम एक्सपायर माना जाएगा, फिर आप उससे आप लीगली पैसा नहीं ले सकते, ऐसा लिमिटेशन एक्ट कहता है। लिमिटेशन एक्ट कहता है टाइम बैरियर डेब्ट का कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, टाइम बैरियर डेब्ट। टाइम बैरियर डेब्ट का मतलब हो गया टाइम के बीतने से जो पैसा लेना था वो बेडअप हो गया, टाइम के बीतने से जो पैसा लेना था वो बेटा। अब कितना टाइम इसने अलाउ करा, इसने कहा भाई अपना पैसा जो रिकवर कर लेना वो 3 साल के अंदर अंदर कर लेना। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर पैसा रिकवर नहीं करा किसी पर्सन से तो टाइम की वजह से आपका बेडअप हो जाएगा। अब आप लीगली उससे पैसा नहीं ले सकते, ये नहीं कह सकते कि मैं तेरे पे केस कर दूंगा तू मुझे पैसे दे, क्योंकि 3 साल बीतने के बाद कोई भी लोन रिकवर नहीं किया जा सकता।
आपने बैंक से लोन लिया, मान लो आपने किसी बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, 3 साल तक गायब हो गए, 3 साल तक गायब हो गए, बैंक वाला ढूंढते ही रह गया, 3 साल बाद बैंक के सामने खड़े हो जाओ यूं करके, लोन लेके दिखा, दूंगा ही नहीं, मैं नहीं दूंगा लोन, जा केस कर दे। बैंक भी 3 साल बाद केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ एक के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, चाहे वो बैंक है चाहे कुछ भी हो। बैंक को अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है तो वो अपना लोन 3 साल के अंदर अंदर रिकवर करे, अगर शॉर्ट टर्म लोन है। अगर वो लोन ही भाई 15 साल 20 साल के लिए, वहां पर ये 3 साल वाला सिस्टम नहीं अप्लाई होता। जो पैसे की ड्यू डेट निकल गई, मान लो इसको 1 साल में पेमेंट करनी थी, 1 साल नहीं हुआ, तो अब 3 साल के अंदर अंदर इसको पैसा रिकवर करना होगा, पैसा रिकवर करना होगा सोहन को। अगर सोहन ने पैसा रिकवर नहीं करा तो 3 साल बाद ये एक्सपायर मान लिया जाएगा, 3 साल बाद इसको एक्सपायर मान लिया जाएगा और टाइम बेरर डेब्ट हो जाएगा। तो अब मोहन ने इसको पैसे जो नहीं देने, लीगली नहीं देने, क्योंकि अब ये टाइम बेरर डेब्ट हो गया। मोहन ने इसको पैसे लीगली नहीं देने क्योंकि ये टाइम बेरर डेब्ट हो चुका है, राइट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। पहले तो मैंने आपको बताया टाइम बेरर डेब्ट का कॉन्सेप्ट। टाइम बेरर डेब्ट बताता है हमारा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट हमारा ये कहता है कि अगर आप किसी भी लोन, कोई भी तरीके का लोन 3 साल के अंदर अंदर रिकवर नहीं कर पाते तो फिर आप उस लोन को लीगली रिकवर नहीं कर सकते। इलीगल तरीके से तो कोई भी कर ले, मार मूर के पैसे दे ले लेगा, पर लीगल आप उस पर केस करके डिमांड नहीं कर सकते कि लोन दे। वो भी अब लीगली लायबल नहीं है लोन पे करने के लिए, ये भी अब लीगली नॉट लायबल, लीगली नॉट लायबल टू पे 10,000 रुपीज। लीगली अब ये लायबल नहीं है 10,000 पे करने के लिए। अब यहां से मेरी कहानी शुरू होती है, यहां से मेरी कहानी शुरू होती है। पहला, मोहन ने सोहन को फोन करा और सोहन से कहा कि भाई मेरे पास पैसे आ चुके हैं, ये लो मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूं। अब ये लीगली लायबल नहीं है। अब लीगली लायबल होने का मतलब, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मोहन मान लो और मैंने आपसे कहा कि अब आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हो माइंड से। अगर आप फिर भी पैसे दे रहे हो, ईमानदार हो, आपने कहा चलो यार दे देते हैं, हेल्प करी थी आप, मैं मेरे पैसे है तो मैं दे देता हूं, आप लायबल नहीं हो पैसे देने के लिए, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, पर फिर भी आप कह रहे हो कि मैं यार पैसे देना चाहता हूं। तो अब इसने अपनी लिए अपनी उससे पैसे दिए हैं, अब इसने अपनी इच्छा से पैसे दे रहा है, ये अपनी इच्छा से कह रहा है कि चलो मैं आपको 10,000 पे करने के लिए रेडी हूं। मैं आपको 10,000 पे करने के लिए रेडी हूं। अब मेरी बात सुनो, अब मोहन इसको 10,000 पे दे रहे, क्या सोहन बदले में कुछ दे रहा है इसको? मोहन 10,000 पे दे रहा है इसको, सोहन को। मोहन ने सोहन को 10,000 पे दिए, अब सोहन इसके बदले में क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। तो इनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट बन गया जहां पर मोहन तो कंसिडरेशन दे रहा है पर सोहन नहीं दे रहा। आप कहोगे सर सोहन तो ऑलरेडी दे चुका था 10,000, वही तो 10,000 है ये। नहीं, वो 10,000 नहीं है ना, क्योंकि वो 10,000 तो बेडअप हो चुका, 3 साल बाद वो एक्सपायर हो चुका। ये तो अब अपनी इच्छा से दे रहा है, इसको लीगली ये लायबल नहीं है। इसको ऐसा नहीं कह सकता कि कोई इसको लीगली कहे कि नहीं तुझे देना ही पड़ेगा, ना ना नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मत दे, क्योंकि टाइम बेरर डेब्ट हो चुका है ये पैसा, अब वो अब तेरे से लीगली नहीं ले सकता और तू भी कोई लायबल नहीं है लीगल देने के लिए, फिर भी ये दे रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा मनी हो गया जो इसने दिया। अब सोहन को ये पैसा दे रहा है 10,000 पे मोहन, और मोहन इसके बदले में क्या दे रहा है? कुछ नहीं। आप कहोगे सर मोहन ने ऑलरेडी 10,000 दे दिए थे, तो मैं कहूंगा ये तो बेडअप हो चुका, फिर भी मोहन उसको पैसा दे रहा है सोहन को, और सोहन बदले में कुछ नहीं दे रहा। तो यहां से कॉन्सेप्ट चालू होता है, कोई ऐसा अमाउंट जो टाइम बेरर डेब्ट की वजह से एक्सपायर हो जाए, फिर भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब इधर जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी भी बदले में कुछ दे। टाइम बेरर डेब्ट हो चुका था, अब मोहन फिर भी 10,000 देने को रेडी है, तो मोहन ने जो 10,000 दिए तो मोहन के लिए कंसिडरेशन है। अब सोहन इसके बदले में कोई भी कंसिडरेशन नहीं दे रहा, तब भी ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया। आया समझ में? नहीं आया? क्यों डाला गया एक्सेप्शन में? जब भी कोई लोन अमाउंट टाइम बेरर डेब्ट की वजह से खत्म हो जाए, फिर भी कोई दूसरा पर्सन आकर वो पैसा दे रहा है, उसके बदले में आप कुछ नहीं दे रहे, तो वो दे रहा है आपको पैसा पर आपके उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे, तब भी ये कंसिडरेशन, इधर कंसिडरेशन नहीं है, सोहन की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, तब भी ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इसको हम एक्सेप्शन में डाल देते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्लियर है सर?
पर कंडीशन है इसमें, कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन, a promise to pay a time valid debt wholly or partially enforceable if the following condition be satisfied. अगर नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये वैलिड माना जाएगा। पहला, जो भी प्रॉमिस किया गया है वो रिटर्न में होना चाहिए, जो भी प्रॉमिस करा गया है वो रिटर्न में होना चाहिए सर, जो भी प्रॉमिस करा गया है वो रिटर्न में हो। इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रोमिजर और हिज ऑथराइजेशन, प्रोमिजर द्वारा साइन करा गया हो। द डेप्ट मस्ट बी टाइम वैलिड, वैलिड लगाया, ठीक है ना। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द रिकवरी ऑफ द डेप्ट मस्ट बी एक्सपायर्ड, मतलब 3 साल जो हो गए वो लिमिटेशन पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका हो, हमारे केस में एक्सपायर हुआ। द प्रोमिजर में पे, में लिखा है, मस्ट नहीं है, उसकी मर्जी होगी अब कि वो पे करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे ना कर सकता, होली कर सकता है, पार्सली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बदले में जो दूसरी पार्टी पे नहीं करी तब भी ये वैलिड माना जाएगा कंसिडरेशन। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ, हमारा पहला केस टाइम बैरेड डेब्ट हो चुका था, फिर भी ये प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए फुल अमाउंट, है ना, टाइम बैरेड डेब्ट हो चुका है, ये हमारा टाइम बैरेड डेब्ट हो चुका है। पहला वाला केस प्रॉमिस कर रहा है और मान लो ये रिटर्न में और साइन करा गया था बाय द प्रोमिजर, तो प्रोमिजर चाहे तो 10,000 की जगह 5,000 दे दे, उसकी मर्जी है, वो मैं लिखा है वहां पर, क्योंकि टाइम बैरेड तो डेब्ट हो चुका। फिर भी जो पैसे दे रहा है 5,000 दे, होली दे या पार्सली दे, तब उसके बदले में सोहन इसको कुछ नहीं दे रहा, तो सोहन की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, मोहन की तरफ से है, तब भी ये वैलिड माना जाएगा, भले इसके अंदर दोनों पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है। इसको वैलिड कह दिया गया क्योंकि इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया। क्लियर है या नहीं है? एज पर लिमिटेशन एक्ट, नो राइट टू रिकवर द मनी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years, सो इट बिकम टाइम बैरेड डेब्ट। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 3 साल के बाद आप कोई भी मनी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको टाइम बैरेड डेब्ट कहते हैं, लीगली आप रिकवर नहीं कर सकते। आइए अगला हमारा पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ एजेंट, क्रिएशन ऑफ एजेंट। आ जाइए अब स्टार्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इसके बारे में एग्जांपल बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी के एग्जांपल में क्या करेंगे हम। मान लो दोस्तों मिस्टर ए एक एजेंट, मिस्टर ए एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कौन होता है? मालिक। इसकी एक फर्म है, इसकी एक फर्म है और ये अपनी फर्म में ये अपनी फर्म के अंदर काम करता है। मान लो इसके एक सीएमए या सीएस फर्म है। अब मिस्टर ए ने अपने एक स्टूडेंट को हायर करा, इसके एक स्टूडेंट को इसने अपने स्टूडेंट को हायर करा और कहा कि तुम मेरे पास आकर काम कर ले, एज एन एजेंट तू मेरे पास आके काम कर ले। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी फर्म के अंदर जो इंप्लॉय है वो उसके एजेंट है, प्रिंसिपल के एजेंट है। एजेंट का मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर पर्सन एजेंट माना जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, ऑनर होता है प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब मिस्टर ए की एक फर्म है, प्रिंसिपल है वो, और उसने अपने स्टूडेंट को हायर करा एज एन एजेंट और उससे कहा कि देख मैं तेरे को काम सिखाऊंगा पर बदले में तेरे को पैसे नहीं दूंगा। होता है ना ऐसे ही, मेरे पे भी काफी स्टूडेंट काम करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं देख काम सीख लो, पैसे मत मांगना मेरे से। नहीं, मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, मेरे स्टूडेंट काफी मुझ पर मेरे पास काम करते हैं पर मैं उनको पैसे दे देता हूँ। पर बहुत जगह ऐसी होता है कि एक टीचर है, उसके स्टूडेंट काम कर रहे हैं उसके पास, पर वो सिखा रहे हैं, अच्छी बात है सिखा रहे हैं, पर पैसे नहीं देते। ठीक है, वो होता है अलग अलग, पैसे क्यों दे भाई, तुम सीखने आए हो, पैसे कमाने आए हो यहाँ पर, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही मिस्टर ए ने कहा कि भाई आजा मेरे पास काम कर ले, मैं तेरे को काम सिखा दूंगा पर पैसे मत मांगियो। तो अब एजेंट ने मतलब अब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा, फिर कंसिडरेशन भी नहीं दी। प्रिंसिपल ने अपॉइंट करा एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा। होता है, बहुत जगह होता है ऐसा, कोई कंसिडरेशन नहीं दी गई है एजेंट को,
मिस्टर ए ने एजेंट को बोला कि मेरे पास काम कर ले और भाई पैसे मत मांगियो, विदाउट एनी कंसिडरेशन। आओ, अब एजेंट तो मिस्टर ए के लिए काम कर रहे हैं, एजेंट मिस्टर ए के लिए काम कर रहा है, तो एजेंट तो अपने कुछ ना कुछ सर्विस दे रहा है, पर बदले में मिस्टर ए प्रिंसिपल एजेंट को कुछ भी नहीं दे रहा, नो कंसिडरेशन, तब भी दोस्तों ये वैलिड माना जाएगा, तब भी ये वैलिड माना जाएगा। इसको डाला गया क्रिएशन ऑफ एजेंसी में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट हायर करता है और उस एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन हायर करता है तो ये वैलिड माना जाता है। अगर एजेंट को कोई पैसे भी नहीं दे रहा तब भी ये वैलिड माना जाएगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अब एक दिन मान लो स्टूडेंट काम कर रहा था, इसको गुस्सा आ गया, क्या था पैसे तो देते नहीं है, ऊपर से इतना सुना देते हैं। अब बताता हूं, रुक जाओ, ऐसे ऐसे देते नहीं है, ऊपर से सुना देता है इतना, और पता नहीं कितना ऐसे सुना तो इतना देंगे, नहीं कितने ही पैसे दे रहे हैं, 50-60 हजार रुपए, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। तो एजेंट ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, मिस्टेक इन हिज वर्क, अपने काम में उसने गलती कर दी और इस गलती से लॉस हो गया प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए का। अब प्रिंसिपल को लॉस हो गया भाई, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। अब एजेंट जो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, उसने कोई काम किया, उस काम में उसकी गलती हो गई और उस गलती से लॉस हो गया फर्म को, और फर्म का लॉस कौन बियर करेगा? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए कह रहे भाई मैं क्यों बियर करूं, मिस्टर ए कह रहे भाई मैं क्यों बियर करूं, इन्होंने भाई मैं क्यों बियर करूं, मैं पे करने से मना करता है, इसने भाई रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज टू बियर द लॉस, लॉस को बियर करने से इसने मना कर दिया, कह रहा भाई मैं नहीं करूंगा। एजेंट ने केस कर दिया, एजेंट कह रहा सर मैं आपका स्टूडेंट तो हूं, मैं दीपक सर का भी तो स्टूडेंट हूं, समझे नहीं आप, मैंने वहां से लॉ पढ़ी है, भले ही आपसे अकाउंट पढ़ी हो, लॉ तो मैंने वहीं से पढ़ी है। और उन्होंने मुझे कहा है कि एजेंट को हायर करता है कोई पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन तो ये वैलिड माना जाता है। इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है, एजेंसी क्रिएट करना एक वैलिड माना जाएगा अगर कोई विदाउट कंसेशन क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो अगर मेरे से कोई गलती होती है तो वो मिस्टेक भी आपको बियर करनी होगी। एजेंट ने केस कर दिया, एजेंट स्यू टू प्रिंसिपल। अब जज साहब ने प्रिंसिपल को बुलाया कि हाँ भाई प्रिंसिपल साहब बताओ भाई क्यों आप ये लॉस जो आपका हुआ वो बियर करने से मना क्यों कर रहे हो? तो प्रिंसिपल ने अपना वो बताया, कह रहा सिंपल सी बात है सर, कोई भी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में तब होता है जब दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो। अब देखिए मैं, मेरे लिए एजेंट काम कर रहा है पर मैं इसको बदले में क्यों कुछ नहीं दे रहा, समझ रहे हो आप सर? अगर कोई पर्सन मेरे लिए काम कर रहा है वो क्यों करेगा? कुछ कमाने के लिए करेगा, वो मेरे लिए कुछ नहीं कमा, मैं उसको कुछ दे ही नहीं रहा, तो इधर दोनों तरफ से कंसेशन है ही नहीं, और जब दोनों तरफ से कंसेशन नहीं है तो वॉइड होता है। तो प्रिंसिपल ने क्या अपना प्रिंसिपल ने अपना क्या डिफेंड करा? प्रिंसिपल ने डिफेंड करा कि सर सिंपल सी बात है, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के अंदर हमने कंसिडरेशन नहीं है एक पार्टी के बीच में, मैं तो एजेंट से काम करवा रहा हूं पर बदले में एजेंट को कुछ नहीं दे रहा, तो ये वॉइड माना जाता है ना? और इसने क्या करा? इसने कहा सर सिंपल सी बात है, अगर कभी भी एजेंट क्रिएट करने की बात आती है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी की बात आती है, एजेंट को आप हायर कर रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तब भी ये वैलिड माना जाता है एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। सेक्शन 25 जो है एक एक्सेप्शन है, 25 और 3 की एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई एजेंसी क्रिएट करोगे विदाउट एनी कंसिडरेशन इट इज वैलिड, और ये वैलिड है और मैं आप पे केस करके इसका बियर करेगा। तो इस केस के अंदर कोर्ट की जजमेंट क्या आई? कोर्ट की जजमेंट क्या आई? कोर्ट की जजमेंट ये आई कि अगर कोई एजेंसी क्रिएट कर रहा है, अगर कोई एजेंट को हायर कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो सेक्शन 25 की एक्सेप्शन में इसको डाल दिया गया। कहा कि एजेंट को अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, उससे काम करा रहा है और ऐसे एजेंट की वजह से कोई लॉस आता है फर्म का, तो उसको प्रिंसिपल को बियर करना है, एजेंट को नहीं बियर करना। तो इधर कोर्ट की जजमेंट क्या आई? वो जजमेंट क्या हुआ कि एजेंट प्रिंसिपल विल बियर द लॉसेस, प्रिंसिपल विल बियर all losses
प्रिंसिपल विल बियर और लॉसेस, सारे लॉसेस बियर करेगा प्रिंसिपल, क्योंकि क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है, इसलिए इसको कौन बियर करेगा? प्रिंसिपल बियर करेगा। क्या बात समझ में आ गई? बस का कहने का मतलब ये क्या था, कह रहा है कि भाई मैंने एजेंट हायर करा है, मैं उससे काम करा रहा हूँ, उसको बदले में कुछ नहीं दे रहा, तो ऐसा कोई पर्सन किसी लिए काम करता है क्या? ऐसा कोई पर्सन थोड़ी ना होता है कि भाई आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों करोगे आप काम? तो कह रहा है ऐसा भी हो सकता है भैया, आप अपने स्टूडेंट को रख सकते हो, आप उसकी गलती की वजह से तो ना, आप ऐसा हो सकता है। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे फर्म के ओनर होते हैं जो अपने स्टूडेंट को एज एन हायर कर लेते हैं पर बदले में कोई पैसे नहीं देते। स्टूडेंट भी कहता है ठीक है मैं सर के पास काम करूंगा, नया सीखने को मिलेगा, पर अगर स्टूडेंट की गलती कुछ हो जाती है, उससे लॉस आता है फर्म को, तो फिर स्टूडेंट नहीं देगा, एजेंट ही देगा भैया, फिर प्रिंसिपल ही देगा, स्टूडेंट नहीं देगा सर। भले ही कंसिडरेशन नहीं दे रहे आप उसको, भले ही आप कहो अपनी तरफ से वॉइड है, हमने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर आप एजेंट को हायर कर रहे हो, अपने स्टूडेंट को हायर कर रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे, तब भी वो वैलिड है। और वैलिड हो गया तो कोई भी एजेंट काम करेगा, उससे गलती होगी, उसका बियर कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। राइट, दिस इज द क्रिएशन ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट। और पूरा एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया है जो मैं अभी आपको बताया। एक बार पढ़ के दिखा देता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का सेक्शन 185 कहता है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन की नीड नहीं है। ऐसा सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है, सेक्शन 25 नहीं कह रहा। सेक्शन 185 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कि कभी भी अगर आप एजेंट क्रिएट करते हो तो एजेंट को हायर करने के लिए प्रिंसिपल जब भी एजेंट को हायर करेगा तो कंसिडरेशन की नीड नहीं है। अगर आप देना चाहो तो दे दो, पर जरूरी नहीं है, नहीं भी दोगे तब भी वैलिड माना जाएगा एज पर सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब उन्होंने क्या दिया, इसलिए हमने इसको यहां पर एक्सेप्शन में डाल दिया। 10 व्हेन अ पर्सन अपॉइंट एज एन एजेंट देन ही अपॉइंटमेंट वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। कभी भी कोई पर्सन एज एन एजेंट की तरह वैलिड, कभी भी कोई पर्सन एजेंट की तरह अपॉइंट होता है किसी फर्म के अंदर और उसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी जा रही, तब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में माना जाएगा। एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट माना जाएगा, भले ही उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है एज पर सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सेक्शन 25(3) में इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया क्योंकि 185 ने बोला कंसेशन की नीड नहीं है। और हम यही पढ़ रहे हैं जहां पर कंसेशन की नीड नहीं है तब भी वैलिड होता है। सेक्शन 25 में यही पढ़ते हैं, विदाउट कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ठीक है जी, यहां समझ में आ गई आपके? अगला पॉइंट, चलिए एक एग्जांपल के साथ चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लो आओ, आज मैं एक टिप्स देता हूं लड़कियों को। देखिए लड़कियों ध्यान से देखो, टिप्स से बहुत अच्छी टिप्स है, बहुत अच्छी टिप्स है, ध्यान सुनना है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान समझना है, एज पर लो काम करेंगे हम। ठीक है, देखो मान लो दीपशिका बहुत ही सुशील, चंचल, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर लड़की, बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से बात नहीं करती। एक दिन हैंडसम बॉय आया, हैंडसम बॉय, ये वही वाला बॉय है जो इंस्टाग्राम में बोलते बॉय। हैंडसम बॉय आया, दीपशिका को मैसेज करता है, कहते हाय दीपशिका कैसे हो? कहा मैं तो बढ़िया। अब दीपशिका ने इसकी सबसे पहले डीपी खोली, क्या लड़का तो ठीक लग रहा है यार, लड़का तो ये बॉय, हाँ यही वाला है वो, लड़का तो ठीक लग रहा है, बात कर लेती हूँ। वैसे तो ये किसी से बात नहीं करती, बहुत अच्छी लड़की है, पर इसको अब लड़का पसंद आया क्योंकि वो हैंडसम बॉय है, नाम में ही उसका हैंडसम है। अब इसको लड़का पसंद आया, इसने बात करी। अब दीपशिका बात कर रही है, बात कर रही है, बात कर रही है, इतने में पता नहीं चला कब बात करते करते दोस्ती में बदल गई। और दोस्ती क्या है? प्यार है। और आपने वो फिल्म नहीं देखी, व्हाट इज लव? मैम लव दोस्ती है, लव दोस्ती है। व्हाट इज लव? लव राम के भाई का नाम था, राम के बेटे का नाम। मैम लव दोस्ती है,
लव कौन है, वो पीछे वेंचर क्या कहता है, लव दोस्ती है। ऐसी हुआ ही नहीं, दोनों बात करते रहे, दोस्ती में दोस्ती और कब प्यार में बदल गई। अब यहां पर क्या होता है, दीपशिका का बर्थडे आता है। दीपशिका का बर्थडे आता है, ठीक है। अब बर्थडे का 12 बजे, भाई अब नया नया रिलेशनशिप है, 12 बजे तो मैसेज करना बनता है, नहीं तो भाई नाराज हो जाएगी दीपशिका, दीपशिका नाराज हो जाएगी अगर 12 बजे मैसेज नहीं करा। करेक्ट 12 बजे चाहिए। दीपशिका की उम्मीद है कि भाई जिससे हम बात कर रहे हैं वो 12 बजे एटलीस्ट मैसेज तो करे। आप जो रिकॉर्डेड में देख रहे हो आपकी भी तो उम्मीद ही है, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे वो भी तो उम्मीद रखते हैं कि यार मेरा बर्थडे है, जो मेरे सबसे करीब है वही मुझे अगर बर्थडे पे 12 बजे विश नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। तो अब दीपशिका को इसने हैप्पी बर्थडे विश करा। अब हैप्पी बर्थडे विश करके हैंडसम बॉय ने दीपशिका को क्या दिया, एक गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट में दे दी वॉच, बहुत बढ़िया वॉच, एकदम स्मार्ट वॉच जैसी बढ़िया से, एकदम 3-4 हजार की वैल्यू की एक वॉच थी। 3-4 हजार की वैल्यू का वॉच दे दी। दीपशिका बड़ी खुश, दीपशिका कह रही अरे वाह, फायदा ही फायदा। अब दीपशिका बर्थडे बढ़िया से बीता, ये वो बर्थडे की रात को हैंडसम बॉय ने दीपशिका को मैसेज नहीं करा। लास्ट टाइम भी तो करना पड़ता है ना, 12 बजे जब बज जाते हैं कि हाँ चलो आज तुम्हारा लास्ट मतलब खत्म होने वाला है दिन, पूरा दिन अच्छा रहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वो हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करके नहीं बोला भाई, भूल गया बेचारा हैंडसम बॉय। अब दीपशिका गुस्सा, अरे ऐसे कैसे भूल गया, मेरा बर्थडे भूल गया, जबकि हालांकि बर्थडे होते ही विश कर दिया था उसने, पर वो लास्ट के जो 12 बजते हैं जब नया दिन चालू होता है तब उसने 11:59 में विश नहीं करा, उसको भूल गया बेचारा, भूल जाते हैं। अब उसको तो ना पता है कि लास्ट में विश करना होता है। अब दीपशिका को आ गया गुस्सा, अब दीपशिका को गुस्सा आ चुका है, यार मेरे को मैसेज मत करना आज के बाद, मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अब दीपशिका ने सुना दिया भाई इसको हैंडसम बॉय, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आज के जिंदगी मैसेज नहीं करेगा। दीपशिका कह रही चलो कोई बात नहीं, वॉच तो आई, दीपशिका कह रही वॉच तो आई, चलो कोई बात नहीं। अब हैंडसम बॉय को ब्लॉक मार दिया दीपशिका ने, मैसेज मत कर दिया आज के बाद, शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दोस्ती कोई नहीं, प्यार नहीं, हट भग जाए यहाँ से। कल देखिए आपने ऐसे दोस्ती करूंगी क्या मैं। अब हैंडसम बॉय को भी गुस्सा आ गया, कह रहा ये क्या बात हुई, मेरी वॉच दे वापस चल। सबसे पहले इसने बोला चल मेरी वॉच दे, जो मैंने तेरे को बर्थडे में गिफ्ट दिया था वो वापस करता है। और यही होता है, मेरे को जहां तक लगता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर जब भी लड़ाई होती है तो जो भी गिफ्ट होता है पहले वही मांगा जाता, तेरी पैसे दे पहले, मेरे वापस दे, पहले मेरी वॉच वापस कर। बात की बात है वो, तो लड़ाई कब ठीक होगी नहीं होगी, जो मैंने तेरे को गिफ्ट दिया था वो दे, मेरा पहले मेरा वापस कर, जो सामान मैंने तेरे को दिया है। तो दीपशिका गुस्से में आकर वापस कर देती है। बस यही मैं लड़कियों को टिप्स देना चाहता हूं, ऐस पर लो, वापस मत करना। वापस करने की जरूरत नहीं है। लॉ के अनुसार अगर कोई आपको गिफ्ट दे और बदले में आपसे कोई डिमांड करे गिफ्ट की, भाई वापसी भी मेरे को गिफ्ट मिलना चाहिए, तो मत देना गिफ्ट वापस। यही मैं लड़कियों को आज की टिप्स दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। कभी भी जिंदगी में तुम्हें कोई गिफ्ट मिले और लड़ाई होने के बाद वो गिफ्ट वो वापस मांग रहा हो तो कह देना सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 कंप्लीटेड गिफ्ट आर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रा एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो बदले में उससे डिमांड नहीं कर सकते, वो गिफ्ट वापस नहीं ले सकते, एक बार दे दिया तो दे दिया। दीपशिका को यहां पर क्या सीख रहे हैं आज, दीपशिका को सीख रहा है कि कभी भी आपको गिफ्ट मिले और उसके बाद लड़ाई हो जाए तो गिफ्ट वापस नहीं करना है। अगर वो केस करता है तो करने दियो, हैंडसम बॉय को केस करने दे, तू भी खड़ी रही हो। दीपक सर से बढ़ के आई वैसे बोलियो कि यार दीपशिका कहेगी जज साहब सुनो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 इट इज द एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी को गिफ्ट देगी तो बदले में कंसिडरेशन देने की नीड नहीं है। हैंडसम बॉय कहता है मैंने तो वॉच दी, इसने बदले में कुछ नहीं दिया, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो गया। हैंडसम बॉय जज साहब को यही कह रहा है, हैंडसम बॉय जज साहब को कह रहा है कि सर देखिए ना, सिंपल सी बात है, मैं अगर वॉच दे रहा हूं दीपशिका को
और दीपशिका उसके बदले में मुझे कुछ नहीं दे रही, तो यहां पर तो एग्रीमेंट बना ही नहीं ना, यहां पर तो कंसिडरेशन है ही नहीं। तो हैंडसम बॉय को दीपशिका क्या कहेगी, कहेगी बेटा जब पढ़कर आओ सेक्शन 25 एक्सेप्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट को हमने एक्सेप्शन में डाल दिया गया है। गिफ्ट देते टाइम कंसीडरेशन एक पार्टी देती है पर दूसरी पार्टी नहीं देती, और अगर दूसरी पार्टी ने नहीं दिया तब भी ये जो एग्रीमेंट बना है गिफ्ट वाला ये वैलिड माना जाएगा और मुझे देने की नीड नहीं है। सही है, समझ में आ गया दीपशिका? ठीक है जी, बाकी रिकॉर्डेड वाले बच्चों को भी क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, तो लड़कियों ध्यान दे लो, गिफ्ट देना है। और लड़कों को एक टिप्स है, अगर आप जितने रुपए का गिफ्ट दे रहे हो उतने रुपए के खा लो उनसे। ये पागल है ससुरा, 3000 की वॉच दिया, 1 रुपया नहीं लिया उससे, ना खाया। जितने रुपए का गिफ्ट दे रहे हो लड़को उतने रुपए का खा भी लो, महंगे वाले होटल में चले जाओ, ये आज कुछ बढ़िया खाएंगे तो वसूल हो जाएगा पैसा। गिफ्ट वापस नहीं मांग सकते, एज पर लो केस नहीं कर सकते भैया तुम इस पे। लड़कियों के एक बात सिखा दी मैंने आज, ठीक है? तो कभी भी जिंदगी में गिफ्ट मिले और वो आपसे डिमांड करने लग जाए लड़ाई के बाद कि भाई कि ना गिफ्ट वापस कर, तो कह दिया एज पर सेक्शन 25 वापस नहीं हो सकता सर, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। वो कहेगा तू मैंने तेरे को गिफ्ट दिया, तूने मुझे बदले में क्या दिया है, कहिए ये वैलिड कंसिडरेशन है। तब भी गिफ्ट के केस में दोनों पार्टी का कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है और ये वैलिड है, तू मेरे पे केस नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है जी? आ जाइए, लो जी। तो गिफ्ट को भी हमने कहां डाल दिया, द गिफ्ट एक्चुअली मेड बाय द डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी। अच्छा, गिफ्ट देने वाले को डोनर कहते हैं, हैंडसम बॉय हमारा डोनर हो गया और जिसको गिफ्ट दिया है वो डोनी हो गया। will be valid even without consideration, so in this case the gift actually made consideration is not necessary। गिफ्ट देने के, अब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, आप किसी को कुछ त्योहार दे रहे हो, कि त्योहार कह रहा हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बदले में डिमांड करो अरे यार चाउमीन मिल जाती इसके बदले में तो ठीक रहता। बात नहीं बन रही यार, चाउमीन पनीर चाउमीन मिल जाती तो बढ़िया हो जाता। तो आप डिमांड नहीं कर सकते, गिफ्ट का मतलब यही हुआ ना कि आप अपनी इच्छा से दे रहे हो उसको। फिर आप कहोगे यार बदले में भी कुछ मिल जाता तो ठीक रहता, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलिए, सही है जी, फिर में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब दीपशिका समझ गई, दीपशिका ने दिया नहीं, दीपशिका कह रही अच्छा मैं तो दूंगी नहीं अब गिफ्ट। अब भाई ये बेचारा हैंडसम बॉय परेशान, कह रहा यार ये तो पैसे लग गए मेरे, तो मेरी दिक्कत हो गई, मैं तो गड़बड़ कर दी। अब दीपशिका हाथ में घड़ी पहन के घूम रही है, दीपशिका हाथ में घड़ी पहन के घूम रही है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3000 की घड़ी पहन रही, वैसे तो 500 की भी नहीं पहनती है भाई, इस बार इसने 3000 की घड़ी पहन रखी है। कह रही आ हा, ज्यादा थोड़ा मेहनत करी थी मैंने इसमें, 3 ही दिन तो बात करी थी, 3 दिन बात करी, तीसरे दिन में बर्थडे था, 3000 गिफ्ट लिया और ब्लॉक। कितना सिंपल है, सो सिंपल। अब दीपशिका के हाथ में 3000 की घड़ी चमक रही है, दबी दीपशिका बात करती ऐसे ऐसे करती है, घड़ी देखो मेरी, ऐसे करके, जैसे आईफोन वाले यूजर जो होते हैं जब भी बात करते हैं हाँ ठीक है ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं फोन, ऐसे ही दीपशिका भी कर रही, ऐसे करके यूं करके, कभी कान के बाल अपने ऐसे करके यूं खींच रही, कभी यूं कर रही, पर दिखनी चाहिए घड़ी, दिखनी चाहिए कि भाई 3000 रुपए की घड़ी है। ठीक है, अब ये घड़ी जिसको दिखानी थी उसने तो देखी नहीं, दीपशिका, माही ने देख ली। माही इसके पास है, कह रही बहन यार आज मुझे कहीं जाना है पार्टी में, और मैं तब से देख रही हूं तेरे पास जो घड़ी है ना बहुत अच्छी लग रही है। दीपशिका कह रही अच्छा क्या करना चाहिए फिर, कह रही यार ये घड़ी मुझे दे दे। माही कह रही पहुंच गई इसके बाद, कह रही यार घड़ी तो वैसे लग रही है। अब दीपशिका जिसको दिखाना चाहती थी उसको देखा नहीं, और जिसने नहीं दिखाना उसने देख लिया। अब माही पहुंची, दीपशिका कह रही बहन यार घड़ी देखी है मुझे, आज मुझे पार्टी में जाना है, घड़ी मिल जाती तो सही रहता। अब इसने कहा ठीक है मैं घड़ी दे दूंगी, पर ऐसे नहीं है कि बेच रही हूं मैं, बेच नहीं रही मैं, सिंपल सी बात है, हाँ देखो मैं घड़ी दे रही हूँ
पार्टी में जाओ, घड़ी चमकाओ मेरी तरह, कभी लट्टे को यूं करके ऐसे करके चमकाओ, कभी यहां से यूं करके दिखाओ, कभी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हाथ में दिखाओ, मत दिखनी चाहिए घड़ी। माही कह रहे ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी, ठीक है मैं ऐसे करूंगी, सारे बाल आगे करूंगा पर 3-4 बाल आगे ऐसे ले आऊंगी आंखों के पास से जानबूझकर, क्योंकि जब यूं करना होगा तो फिर घड़ी दिखेगी, और बार बार वो ऐसे करूंगी तो फिर नीचे आ जाएंगे, फिर यूं करूंगी फिर घड़ी दिखेगी, फिर ऐसे करूंगी नीचे आ जाएंगे, तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा ये चीज, और घड़ी सभी को दिखती रहेगी। अब दीपशिका ने ये घड़ी माही को दे दी, कह रही आप ये घड़ी का यूज कर लो। माही कह रही है मुझे 3 दिन के लिए पार्टी में जाना है और अच्छी लग रही है घड़ी, अगर मैं पहन के जाऊंगी तो काफी मेरी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। वैसे तो माही बहुत खूबसूरत लड़की है, कह रही और झलक मतलब निखार आ जाएगा, निखार आ जाएगा। दीपशिका मनी मन कह रही निखार चाहिए से, निखार हम तो नहीं कर रहे निखार हमारी घड़ी में। मनी मन तो चलो क्या सोचना था, पर 3000 की घड़ी दे दी, और दीपशिका ने कहा कि माही ये घड़ी आराम से ले जाओ, और जब इस घड़ी को यूज कर लोगे तो ये मुझे वापस कर देना। तो दीपशिका कह रही, माही कह रही कितने दिन के लिए, दीपशिका कह रही कितने दिन के लिए जा रहे हो, कह रहे 3 दिन के लिए जी, 3 दिन पार्टी है, 4थे दिन में आकर मैं आपको ये घड़ी दे दूंगी, 3 दिन के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, बड़ी हम दुख हो रहा था दीपशिका को अंदर ही अंदर, पर तो सामने तो खुशी करके रह ले अरे मना कर दी तो ठीक रहता, ले करके माही ने पकड़ी घड़ी पहनी और चलो ठीक है बहन जा रही हूँ मैं, मिलते हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद। अब माही घड़ी पहन रही अपना दिखा रही है करके बढ़िया से एकदम चमकती बनती गई, और 3 दिन बाद घड़ी का यूज करा और वापसी पकड़ाती हूँ। अब इनके बीच में भी तो एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट क्या बना, माही के पास जो घड़ी थी, दीपशिका के पास जो घड़ी थी वो माही ने ली यूज करने के लिए, और जब वो यूज कर लिया पूरा, 3 दिन बीत गए, पार्टी से आ गए, तो वो यूज करने के बाद वो चीज वापस कर दी। ऐसी जनरल सिनेरियो में भी तो होता है, लड़कों को देख लो, पार्टी में जाना है, अब पार्टी में जाना किसी दूसरे दोस्त को है, तो तीसरा वाला कहता है यार कौन कौन जा रहा है, यार चल यार खा पी के आते हैं कुछ, यार कपड़े नहीं है, कह रहा है मेरे पहन ले, मेरे पहन ले। अब लड़का चलो ठीक है भाई चलो, अब एक बच्चे को जाल पानी में जाना है, 3 दोस्त है उसके, तीनों ने एक दूसरे के कपड़े पहने हुए हैं, अपना पार्टी में गए, खाया पिया डांस करा एंजॉय करा, वापस आ गए, कपड़े चेंज कर लिए, बस ऐसे होता है, सिंपल सी बात है। अब आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके दोस्त के पास लैपटॉप, आपको लैपटॉप काम है, आपने कहा यार लैपटॉप दिखा दे, 1 दिन के लिए उसका यूज करूंगा और वापस दे दूंगा, होता रहता है ऐसे जनरल सिनेरियो में चलता रहता है चीजें, है ना। बस ऐसी माही और दीपशिका ने, अब इनके बीच में पता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बेलमेंट। इनके बीच में बेलमेंट बन गया, बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट कह लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कह लो, बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसमें जो घड़ी दे रहा है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको दी जा रही है जो यूज करेगा उसको बोलते हैं बेली। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, जहां पर एक पार्टी अपना एसेट्स दूसरी पार्टी को देती है यूज करने के लिए, और दूसरी पार्टी जब उस एसेट्स को यूज कर लेती है तो यूज करने के बाद लौटा देती है। ऐसे इस केस के अंदर देखो, दीपशिका ने अपनी घड़ी तो दी यूज करने के लिए, पर माही ने कुछ नहीं दिया, है ना। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस, क्योंकि इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया है, क्योंकि इसको कहा गया है कि ये एक एक्सेप्शन है आज के बाद, इस वाले बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर बेलमेंट वाले केस के अंदर कंसीडरेशन नहीं भी है तब भी ये वैलिड माना जाएगा, तब ये वैलिड माना जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? सिंपल। तो बेलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां पर एक पार्टी अपनी कोई सामान दूसरी पार्टी को देती है और दूसरी पार्टी उसको यूज करती है, जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो वो वापसी लौटा देती है जिसका था वो, इसको कहते हैं बेलमेंट। यहां पर एक पार्टी ने सामान तो दिया पर दूसरी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, तब भी ये बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि एक पार्टी का तो कंसीडरेशन है दूसरी पार्टी का नहीं है, वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में डाल दिया गया है। और एक्सेप्शन कौन सी है, जहां पर कंसेशन नहीं भी हो तब भी वैलिड होता है। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट, no consideration is required to effect the contract of bailment under section 148 of the Indian Contract Act. In bailment there is a relation between bailor और बेली, बेलर और बेली के बीच का रिलेशन होता है, जहां पर एक पार्टी अपना सामान
अपनी कोई चीज दूसरी पार्टी को देती है और दूसरी पार्टी उसका यूज करके उसको वापस लौटा देती है। तो यहां पर कंसिडरेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है चैरिटी। एक लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चैरिटी नाम है। चैरिटी सिंपल सी बात है यार, आप किसी को चैरिटी दान कर रहे हो तो बदले में कोई उम्मीद लगा के थोड़े ना बैठेंगे यार कुछ दो भी। चैरिटी में कंसिडरेशन दोनों पार्टी के साथ होना जरूरी थोड़ी ना है। भाई मेरे पास मैंने देखा एक बच्चे को भूख लग रही थी बहुत, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि यार वो भूखा है, पैसे मांग रहा सबसे, तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बढ़िया से खाना खिला दिया। अब मैंने जो बढ़िया से खाना लगा इसमें मेरा खर्च हुए पैसे, मान लो मेरे 500 रुपए खर्च हो गए उसको खाना खिलाने के लिए, बढ़िया मैंने उसको खाना खिला दिया, 500 रुपए खर्च हो गए, तो मैं बदले में ये थोड़ा बोलूंगा कि तू भी 500 का मुझे कुछ दे ना। तो चैरिटी के केस के अंदर दोस्तों कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं होती। चैरिटी लोग इसलिए देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कि हाँ चलो हमने दे दिया पैसा, उसमें बदले में उम्मीद लगा के नहीं बैठते कि कुछ मिलेगा भी साथ में। चैरिटी में क्या होता है? कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए चैरिटी को भी एक्सेप्शन में डाल दिया गया कि चैरिटी वाला अगर कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हो, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल पे गए, वहां आपने दान कर दिया पैसा, उनके साथ आपने एग्रीमेंट करा मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, है ना, ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो यहां पर ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड माने जाएंगे क्योंकि चैरिटी के केस के अंदर कोई भी कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाल दिया था। इसका एक फेमस केस था दोस्तों केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद, और ये केस था 1886 का। ये केस बड़ा फेमस केस है और केस का नाम क्या है? केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये केस था। आइए इस केस लो को पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसको खत्म करते हैं। आइए लेट डिस्कस द केस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी। चैरिटी के बेसिस पर ये केस लॉ बनाया गया। जब भी चैरिटी के बेसिस पर चैरिटी के बारे में कुछ बोलेंगे तो यहां पर केस लॉ का रेफरेंस देना है कि चैरिटी में केस लॉ क्या है? केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद। केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद 1886 का। आइए इस केस लॉ में क्या हुआ, इससे पहले का आपको सब समझ में आ गया। आइए दोस्तों, केदारनाथ एक टाउन के कमीशन थे। केदारनाथ एक पर्सन है, ठीक है, वाले केदारनाथ नहीं है। केदारनाथ भट्टाचार्य ये एक दोस्तों कमीशन ऑफिसर थे। ये कमीशन ऑफिसर थे ओवर टाउन हॉल के। हावर टाउन हॉल, हावर टाउन हॉल यही बोलेंगे इसको। और ये हावर टाउन हॉल के ट्रस्टी भी थे, कमीशन भी थे, कमीशन ऑफिसर भी थे इस सिटी के, और ट्रस्टी भी थे। ठीक है जी, केदारनाथ। अब इनको क्या करना था, इनको ना, इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन काम दिया अपने टाउन हॉल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया। गिव कंस्ट्रक्शन वर्क, गिव कंस्ट्रक्शन वर्क टू कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया किस चीज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कि भाई ये टाउन हॉल है ना इसको कंस्ट्रक्ट करना है, अच्छे से बनाना है। टाउन हॉल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन
दिया। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा कि भैया लगभग 24,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब आपको लग रहा होगा 24,000 रुपए में पूरा टाउन बना रहे हैं। साल देख लो कौन सा है, 1886। तो अब इन्होंने क्या करा, केदारनाथ भट्टाचार्य ने एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाई कि इस 24,000 रुपए को, सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाई कि इस 24,000 रुपए में कौन कौन सा पर्सन है जो चैरिटी देगा। चैरिटी की सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाई है, चैरिटी की सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना दी कि हाँ इसमें कौन कौन से पर्सन है जो चैरिटी दान करेंगे और टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए चैरिटी देंगे। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम दान कर देंगे, हम दान करेंगे, तो उनका लिस्ट में नाम लिख दिया गया। बाद में जब कंस्ट्रक्शन होने लगी तो पता चला कि यार ये पैसा थोड़ा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज टू 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए तक ये पैसा बढ़ चुका था। अब पैसे पड़ गए कम, सब्सक्रिप्शन लिस्ट में नाम लिखा था, जिन जिन का नाम लिखा था उतने पैसे लिए गए, 24,000 की नीड थी, 24,000 लिए गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा कि अब थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा क्योंकि और भी आपके एड ऑन कर लिया है कोई चीजें, या फिर महंगाई बढ़ गई है, कुछ भी किसी भी कारण की वजह ये चीजें कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। और हमने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के अंदर हमने 24,000 तो इकट्ठा कर लिया, पर ये 40,000 रुपए जो बढ़ गए इसको कैसे इकट्ठा करें भैया, ये बड़ी दिक्कत आ गई। अब यहां पर गौरी मोहम्मद सामने आई, यहां पर दोस्तों गौरी मोहम्मद सामने आई और गौरी मोहम्मद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं डोनेट करने के लिए रेडी हूं, रिमेनिंग अमाउंट को डोनेट करने के लिए मैं रेडी हूं। तो इसने चैरिटी दान करने को कहा, प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये जो अमाउंट है इस अमाउंट की चैरिटी दे दूंगी। गौरी मोहम्मद सामने आई और गौरी मोहम्मद ने कहा कि भाई चैरिटी दे दूंगी मैं, मतलब कुछ चैरिटी कुछ दान मैं भी कर दूंगी। हाँ, बाकी लोगों ने भी कहा, इसने भी कहा कि मैं भी कुछ पैसे दे दूंगी, जो आपका डिफरेंस अमाउंट हो रहा है इसमें कुछ मदद मैं भी कर दूंगी। तो गौरी मोहम्मद ने सामने आया और चैरिटी के लिए उन्होंने कहा कि वांट टू डोनेट सम मनी, वांट टू डोनेट। ठीक है जी, इसका नाम भी लिस्ट में जोड़ दिया गया और 40,000 रुपए कंप्लीट हो गए हैं। अब 40,000 रुपए कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब जब पैसा लेने की बात आई तो गौरी मोहम्मद ने मना कर दिया देने से, कह रही मैं नहीं दूंगी। अब भाई अगर आपको नहीं देना था तो आप सामने क्यों आए, आपको अगर नहीं देना तो सामने नहीं आते, हम किसी और से मांगते, हम किसी और से चैरिटी मांगते, डिमांड करते। आपने पहले हाँ बोला, अब हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा कोई बात नहीं, अब 40,000 में बना दो टाउन हॉल। हमने उनको एग्री कर दिया, हम कंफर्म कर दिया कि हाँ, उन्होंने कहा भाई 24 नहीं 40 लगेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं, पहले मांगते हैं। सब आए आगे, सबने पैसे दे रहे हो, आपने भी आ गया है, आप भी कह रहे हो मैं इतना दूंगा, पर हमने उनको हाँ कर दिया, आप मना कर रहे हो देने से कि मैं नहीं दूंगी। कह रहे भाई मैं रिफ्यूज, तो इसने क्या करा, चैरिटी देने से रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू पे चैरिटी। अब ऐसे केस के अंदर इसने जो मना करा, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया भाई, काम अटक जाएगा, क्योंकि 40,000 में ये भी एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जुड़ी हुई थी कि ये भी एक चैरिटी देगी, सबने दिया, इसने मना कर दिया देने से, गौरी मोहम्मद जी ने। अब केदारनाथ ने रिक्वेस्ट करी कि मैम आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है, आपने पहले चैरिटी के लिए हाँ करा, हमने किसी और से नहीं मांगा, आप मना कर देते पहले ही, आप आते ही नहीं तो हम किसी और से मांग लेते, आपने अब कह रहे। अब वो कह रही नहीं जी नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, ऐसे इन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे फॉर चैरिटी। अब भाई ये तो देना पड़ेगा भाई, ये तो जरूरी है, आपने हाँ क्यों करा। तो अब केदारनाथ भट्टाचार्य ने स्यू कर दिया गौरी मोहम्मद के ऊपर, स्यू टू गौरी मोहम्मद, गौरी मोहम्मद के ऊपर केदारनाथ भट्टाचार्य ने केस कर दिया और केस में यह कहा कि सर पहले तो चैरिटी देने की बात करी और बाद में मना कर दिया। अब जज साहब ने गौरी मोहम्मद को बुलाया, उनसे कहा कि भाई आपने पहले चैरिटी के लिए बोला और फिर बाद में आप मना कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो गौरी मोहम्मद ने अपना एक पक्ष रखा, उसने कहा कि सर सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ अमाउंट दूंगी यहां पर तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, कंसीडरेशन तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। मैं तो दे रही हूं कुछ अमाउंट और बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो वन साइडेड कंसीडरेशन वैलिड नहीं होता, ये एक वॉइड है और केदारनाथ भट्टाचार्य मेरे पे केस नहीं कर सकते, इनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। यहां पर गौरी मोहम्मद का कहना यह था, उन्होंने कहा कि भाई कंसीडरेशन तभी कंसीडरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन तभी वैलिड मानी जाएगी जब उसमें दोनों पार्टी के द्वारा कंसेशन किया गया हो। मैं तो बदले में कुछ दे रही हूं चैरिटी के तौर पे, पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा उसके बराबर, तो मैं क्यों दूं, इधर वैलिड कंसीडरेशन है ही नहीं, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, वॉइड है।
तो जज साहब ने कहा कि चैरिटी जब भी कोई पर्सन देता है तो वो ये उम्मीद लगा के नहीं बैठता कि बदले में उसको भी कुछ मिले। चैरिटी मतलब दान करना। अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हो तो फिर आप चैरिटी तो ना दे रहे हो, आपको उसमें फायदा है। और चैरिटी में सेल्फलेसनेस होता है, बिल्कुल सेल्फिश नहीं बनते लोग। चैरिटी करते इसलिए है क्योंकि आप अपनी इच्छा से किसी को देना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो, बदले में उम्मीद नहीं लगा के बैठते। तो जज साहब ने इसमें डिसीजन दिया कि चैरिटी आज के बाद से हम नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में डालते हैं। अगर कोई पर्सन चैरिटी करना चाहता है तो विदाउट एनी कंसिडरेशन चैरिटी एक वैलिड माना जाएगा। इसमें यह नहीं होगा कि एक पर्सन चैरिटी दे रहा है तो बदले में उसको भी देना होगा, नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं। इन्फोर्सेबल तब भी रहेगा अगर कोई पर्सन चैरिटी देगा और बदले में वो दूसरा पर्सन कुछ नहीं दे रहा, तब भी इन्फोर्सेबल रहेगा। अगर उसने चैरिटी देने से मना कर दिया, बाद में पहले प्रॉमिस करा, बाद में मना कर दिया देने से, तो उस पर हम केस कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कहेगा कि यार मैं चैरिटी दे रहा हूं बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो इधर कंसिडरेशन नहीं है तो ये वैलिड नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। क्योंकि अब चैरिटी को सेक्शन 25 के सेक्शन 25 की एक्सेप्शन में डाल दिया गया, जहां पर यह बताया जाता है कोई भी कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कंसेशन नहीं भी है तब भी वो वैलिड माना जाएगा। और चैरिटी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एग्रीमेंट माना जाएगा। इधर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोर्ट की जजमेंट के थ्रू गौरी मोहम्मद के अगेंस्ट केस गया और केदारनाथ भट्टाचार्य केस जीत गए थे, जिसके अंदर गौरी मोहम्मद को जितना चैरिटी का अमाउंट उसने प्रॉमिस करा था वो उसको पे करना था। इसलिए चैरिटी को उस दिन से कहां डाल दिया गया, सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में डाल दिया गया और कहा गया कि चैरिटी के अंदर कंसीडरेशन दोनों पार्टी की जगह पर होना रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, आगे समझ में केस, कोई प्रॉब्लम? और यहां पर दोस्तों खत्म हो गया हमारा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा। जनरल रूल कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, पर इसकी कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन में बताती है कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन नहीं भी हो तब भी वो वैलिड माने जाएंगे। 7 पॉइंट साथ के साथ क्लियर करवा दिए, खत्म हो गया सर, खत्म हो गई आज की क्लास के आज भी क्लास यहां पर, आज की क्लास भी यहां पर हमने खत्म कर दी। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।